नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। जैसे हमने कुछ दिन क्रिटिकल थिंकिंग सेशन में चालू किया है, हमारे जो मिलिट्री में रिटायर्ड ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर रणदीप साहू, इन्होंने जापान में घूमे हैं और वहाँ के कई अपने यात्रा जो जापान में किया है उस उनके ऊपर किताबें लिखी है, दो किताबें लिखी है और भी कई किताबें लिखी है। ये किताब जगह जगह घूमते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जगह के बारे में, वहाँ के जो कल्चर है उसके बारे में किताब बहुत अच्छा लिखते हैं। और पूरा हमको वहाँ का पता चलता है कैसे अलग अलग कंट्री का है। तो इसमें हमारा सोचने का भी नज़रिया, क्रिटिकल थिंकिंग हो या वाइड थिंकिंग हो, ब्रॉड थिंकिंग जिसको कहते हैं, लिबरल थिंकिंग, हमारा बढ़ता है इससे। जितना आप घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना दूसरे कल्चर्स के बारे में जानेंगे। और जापान तो, इंडिया, जापान, चाइना, ये बहुत पुराने सिविलाइजेशन है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा, ये इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर होता है जो कि काफ़ी गहराई तक जाते हैं लोगों के बारे में पता करने में। अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में भी इनका ट्रेनिंग होता है, लोगों से इंटरेक्शन और इंफॉर्मेशन लेना। और ये रिटायरमेंट के बाद भी शायद ये वाला नज़रिया कायम रखा है इन्होंने। और काफ़ी कुछ जगह में घूमने के बाद काफ़ी कुछ उनके जो समझ है उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे दो किताब लिखे हैं। तो आज हम इस किताब से बहुत ही दिलचस्प चैप्टर का मैं थोड़ा सा विवरण करूंगा। और यह है जापानीज अंडरग्राउंड के ऊपर। माफिया, जैसे इटालियन माफिया होता है, इटालियन माफिया भी एक पैरेलल गवर्नेंस हो गया। आपने अगर गॉडफादर पढ़ा होगा या देखा होगा, वो इटालियन माफिया के ऊपर है कि कैसे वो इटालियंस, कुछ फैमिलीज थे अमेरिका में भी, उन्होंने अपना एक पैरेलल अंडरग्राउंड गवर्नेंस, और उनके काफ़ी उसूल भी होते थे, कोड, ऑनर अमंग थीव्स जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि जापान का भी एक बहुत सालों से एक अंडरग्राउंड है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और उनमें भी काफ़ी उसूल है और काफ़ी आदर्श है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं। तो उनका जो अंडरग्राउंड का नाम है जापान में, द याकुजा, याकुजा, YAKUZA, याकुजा। और छोटा सा तीन पंक्ति इन्होंने लिखे है: इंक ऑन स्कार्ड स्किन, स्याही चमड़े के ऊपर, चेरी ब्लॉसम्स फुल इन ब्लड, जो फ्लावर्स है वो खून से, फॉल इन ब्लड, फ्लावर्स, चेरी ब्लॉसम्स, फूल खून के धब्बे के ऊपर गिर रहे हैं। और साइलेंस, शांत, खामोशी से जो कसम को पक्का किया जाता है। जैसे इंक ऑन स्कार्ड स्किन इसलिए है कि ये जो याकुजा है, ये जो जापानीज अंडरवर्ल्ड है जिसके बारे में इन्होंने विवरण किया है, ये टैटू काफी करते हैं बॉडी में। अभी तो खैर टैटू फैशन हो गया है, पर ये ट्रेडिशनली भी इनके बॉडीज में काफी टैटू मार्क्स रहते हैं। तो चमड़े में वो इसीलिए शाही ऑन स्किन, और खून के धब्बे और खामोशी से एक कोड ऑफ कंडक्ट है। जो भी इनके मेंबर्स है,
इनके गैंग के या इनके ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक उनमें एक कसम रहता है, एक लॉयल्टी का, एक इसका जो भी इनका, शैडोज इन प्लेन साइट, शैडोज में छाए, अंधेरा जो कि दिख रहा है। जैसे मैंने इनके हर इसमें थोड़ा बहुत दो तरफा रहता है कि है तो अंधेरा, पर जो कि दिख रहा है। क्योंकि ये जो ये कह रहे हैं कि जापानीज सोसाइटी ने एक प्रकार से एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, याकुजा। अंडरवर्ल्ड हर जगह रहते हैं। अभी धुरंधर पिक्चर में बताया पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड है, हमारे यहाँ भी अंडरवर्ल्ड है। और ये काफी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हर कंट्री में अंडरवर्ल्ड है शायद। काफी कुछ कंट्रोल करते हैं ये, बिल्डिंग लॉबी, मूवी लॉबी, कई चीजें कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे जापान का अंडरवर्ल्ड के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि जैसे मैं कहा ना, इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे ये, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के, तो शायद इस तरफ भी उनका ध्यान जाता है कि ये दुनिया भी क्या है, इसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो जापान में इन्होंने जापान का दौरा किया है और उसके ऊपर लिखा है, याकुजा के ऊपर। तो कहते हैं कि जापान में अगर आप ट्रैवल करोगे तो एक पैराडॉक्स नजर आता है, पैराडॉक्स, दो तरफा। नियॉन हम इन शिंजुकू, कोई सिटी के नाम है, बड़े 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 नियॉन लाइट्स है। और चमक धमक एक तरफ है, और एक क्वाटा कोई दूसरा टाउन होगा, उसके गलियों में खामोशी, उसके गलियों में खामोशी। गली बॉय पिक्चर भी हमारा था। ओसाका रेस्टलेस वाटर फ्रंट्स, ओसाका का वाटर फ्रंट्स, बीनीथ द ऑर्डर लाइज अ प्रेजेंस, एक प्रेजेंस है, कोई चीज उपस्थित है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता पर हर कोई महसूस करता है। और वो है द याकुजा, अंडरवर्ल्ड। इसका बारे में कोई बात नहीं करेगा पर हर कोई महसूस करता है। ये जापान का अंडरवर्ल्ड है, माफिया है, अंडरवर्ल्ड है। फियर्ड, लोग डरते हैं, बट टॉलरेट करते हैं। भाई ठीक है, ये है, मतलब रेस्पेक्ट भी करते हैं। देखिए, जो कि बाहर लोगों को शायद इससे चकित हो जाएंगे। डरते हैं, क्यूरोसिटी है, रेस्पेक्ट भी करते हैं, और टॉलरेट भी करते हैं। क्योंकि कई बार देखेंगे कि जो अंडरवर्ल्ड में ज़्यादा उसूल रहते हैं आजकल, जितने स्कैम्स हो रहे हैं, अच्छे घराने, अच्छे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी कई बार स्कैम कर रहे हैं। तो उनके लिए रेस्पेक्ट शायद कम हो, पर अंडरवर्ल्ड के लिए रेस्पेक्ट शायद ज़्यादा हो जापान में। जो कि ऑनर अमंग थीव्स एक किताब भी शायद है इसी का। हाउ कैन अ सोसाइटी सो डिफाइंड बाय रूल्स, वो ये इनको लग रहा है कि जो समाज इतना रूल को फॉलो करता है, कंसेंसस को फॉलो करता है, इतना डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैसे चलने देता है इतने इतने सालों से, और ओपन में एक प्रकार से ये कह रहे हैं। कैसे ये इनको थोड़ा पैराडॉक्स लगता है कि ये कैसे ये अंडरस्टैंडिंग, इसको समझना, याकुजा को, इसकी रक्षा करने का नहीं है, जस्टिफाई करने की नहीं है, पर कल्चर है ये, जापानीज कल्चरल प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म मतलब जो कि दुनियादारी है ये। अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनरिटन है, कॉन्ट्रैक्ट है पर वो लिखा नहीं है, पर ये है ठीक है, आप भी रहो हम भी रहते हैं, एकूजा। लॉयल्टी एंड सेम, एक तब वफादारी भी है और शर्म भी है। और प्रेफरेंस फॉर रिचुअलाइज्ड ऑर्डर,
रिचुअल्स है, जो रूल्स, जो रिचुअल्स है, जो कि कुछ परंपराएं हैं, रिचुअल्स, उससे कुछ एक ऑर्डर आता है, वो बेहतर है, ये कहते हैं जापानीज कल्चर में, देन अनचेक्ड क्योस। जैसे आजकल हर तरफ के स्कैम हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, वो उसका कोई उसूल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो ऑर्गेनाइज्ड अंडरवर्ल्ड है, उसमें फिर भी थोड़ा परंपराएं हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, वो बेहतर है कि आजकल हर कोई ये कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। और पैरेलल ऑर्डर है ये, एक प्रकार से ऊपर का गवर्नमेंट है, ओवरवर्ल्ड गवर्नेंस, एक तरफ अंडरवर्ल्ड, जैसे माफिया का भी है, वो अपने ही कानून बनाते हैं, अपने ही जस्टिस, न्याय देते हैं। तो जहाँ पे न्याय ऊपर में टाइम लगता है, नीचे जल्दी न्याय दे देते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं कई बार। तो ये ओरिजिन क्या हुआ है पैरेलल ऑर्डर का? द टर्म एक्यूजा डिराइव्स फ्रॉम अ लूजिंग हैंड इन अ ट्रेडिशनल जापानीज कार्ड गेम। कोई कार्ड गेम है, उसमें जो आपके, जिनके पास पत्ते ठीक नहीं आते, लूजिंग हैंड उसको कहते हैं, जिससे आप ताश का खेल जीत नहीं सकते, उसको जापानीज में एकूजा कहते हैं। जो पत्ते कोई काम के नहीं होते ताश के खेल में, उसमें जापानीज वर्ड उसके लिए एकूजा है। तो ये कहते हैं कि ये गुड फॉर नथिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के लिए एकूजा कहते हैं, कि ये सोसाइटी से गिरे हुए लोग हैं, जैसे गिरे हुए पत्ते। Yakuza was born not from criminal masterminds but from outcast। ये पैदाइश इसका है कि क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं बने थे, पर ये ऐसे जो लोग को आउटकास्ट हो गए थे सोसाइटी के, उनसे बने थे ये याकुजा। टेकिया कुछ जापानीज वर्ड है, पेडलर्स एंड बकुटो, गैमलर्स, जुआरी। पेडलर्स जो कि स्मगलिंग करते थे, छोटे मोटे, ऑफ द ईडो पीरियड। ईडो कोई पुराने कई सालों पहले, 1000 100 साल, ईडो पीरियड कोई, इनका मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड थे ये, पर जरूरतें भी थी समाज को इनकी। ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स भी थे ये, जो कि पोलाइट सोसाइटी, जो कि भद्र समाज, जो पसंद नहीं करते थे जो सर्विसेज पर उनको ये सर्विस की जरूरत भी पड़ती थी। और समय से क्या है, ये सिंडिकेट्स बन गए, अलग अलग ये सिंडिकेट्स बन गए, एकूजा। और समुराय, इनका जो समुराय है ना, जो पुराने तलवारबाज होते थे समुराय, उनका जो कुछ वैल्यू उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लॉयल्टी का, वफादारी का, फैमिली लाइक हियरकीज, पूरे फैमिलीज बन गई है, एकूजा फैमिलीज, ये अंडर वन फैमिली, जैसे माफिया के भी फैमिलीज होते थे, डॉन आपका फैमिली होता था, गॉडफादर में पूरा फैमिली बताया। तो ऐसे ये ऑर्गेनाइज हो गए, हियरकी बन गया, एक रैंकिंग सिस्टम बन गया। और राइट्स ऑफ बिलोंगिंग्स एंड एक्सक्लूजन की, ये हमारे फैमिली में है, एक्यूजा में है, सिंडिकेट में है, ये हमारे सिंडिकेट में है, और इंडिया हमारे सिंडिकेट में नहीं है। और सिंडिकेट वाले सब एक दूसरे से पूरा वफादारी, पूरा कुछ उसूल, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब इन्होंने ऑर्गेनाइज हो गए ये। और इनका जो शरीर है, ये कैनवस बन गया, एंड्योरेंस का, माने काफी टफ हो गए, एंड्योरेंस हो गए। टैटूज बन गए इनके, इसमें कैनवस, जैसे पेंटिंग के लिए कैनवस होते हैं। ड्रैगन, ड्रैगन का ये, कोई एंड पियोनिस, मार्किंग नॉट जस्ट आइडेंटिटी बट पेन एम्ब्रेस्ड, दर्द सहने का शक्ति बताते हैं इतने टैटूज। फिर वफादारी का आपने ये दिया, वफादारी बताते हैं। और हम समाज से, मेन स्ट्रीम समाज से अलग है, हम एक अलग ही सिंडिकेट है, एक अलग ही हम पैरेलल ये है।
सोसाइटी है जो कि अंडरग्राउंड है, पैरेलल ऑर्डर। और इनका जो परंपराएं कुछ बन गई, उसमें उनको गर्व होने लगा। और ऐसे एक नेशन में जहाँ पे कन्फॉर्मिटी, सब लोग एक दूसरे से कन्फॉर्म करते थे, पर ये एक प्रकार से वो सब तोड़ के अपने ही परंपरा बनाए, इन्होंने अपने ही रिचुअल्स बनाए, अपने ही नियम बनाए। और इनके ऑर्डर के नीचे भी एक शैडो है, अंधकार है। उसमें क्या है? पैराडॉक्स शार्पर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये पैराडॉक्स जो है, ये जो हमको चकित करने वाला बात है, कहते हैं कि जब कोई दुर्घटना होता है, क्राइसिस होता है, जैसे कि 1995 में अगर आप लोगों को याद हो, बहुत सीवियर अर्थक्वेक आया था कोबे। कोबे में बहुत सीवियर अर्थक्वेक आया था। और 2011 में सुनामी आया था जापान में, टोहोku सुनामी। तो उस टाइम जब ऐसे डिजास्टर हुए थे, ऐसे बड़े बड़े अर्थक्वेक और सुनामी आए थे, तब एकूजा ग्रुप, ये जो एकूजा ग्रुप, इन्होंने ट्रक्स डिस्पैच कर दिए, गोदाम खोल दिए, खाना और ब्लैंकेट्स बांटे। और गवर्नमेंट से ज़्यादा फास्ट था इनका रिस्पांस। देखिए, ये एक पैरेलल ये है। मैंने अच्छा काम भी इन्होंने इतना तेजी से किया जो गवर्नमेंट ने नहीं किया डिजास्टर के टाइम। तो ये भी एक पैराडॉक्स है। ये कहते हैं कि ये एल्ट्रुइज्म नहीं है, ये क्या है? ये लेजिटिमेसी, अपने आप को ये कर रहा है कि हम लेजिटिमेट है, हम काम के हैं। लेजिटिमेसी बिल्डिंग, जनहित में तो था, पर खाली जनहित के लिए ही नहीं किया इन्होंने। ये ये साबित करने के लिए भी था कि हम भी काउंट करते हैं, हम भी लेजिटिमेट हैं। और इनके इसमें हमारा अगर ये इलाका है, तो हम लोगों का मदद भी करेंगे। सेलेक्टिव जेनरसिटी रीइंफोर्स दे क्लेम। हम ऑर्डर कर सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट हेजिटेट करता है। मार्जिनलाइज ग्रुप, ये ग्रुप को शायद गवर्नमेंट नेगलेक्ट करे, तो उनको भी इन्होंने ये किया, अपना साबित किया कि हम कितना मदद कर सकते हैं और कितना जल्दी मदद कर सकते हैं। और जापान का जो है, कह रहे हैं जापान हमेशा दो एम्बिवेलेंट है, ये ठीक से। द याकुजा आर नॉट रॉबिन हुड्स। ये रॉबिन हुड जैसा नहीं है कि अमीर को लूट के गरीब को बांट दे, ऐसा नहीं है। और एंटायरली लॉलेस भी नहीं है, हमेशा कानून भी नहीं तोड़ते इन लोग। इनका जो इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट है, इनके जो आदर्श है, ये बेमतलब का वायलेंस नहीं प्रमोट करते हैं। ये देखिए, ये जैसे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो छोटे छोटे ग्रुप आ गए हैं, याकुजा की जगह दूसरे क्राइम ग्रुप्स हैं, उन लोग अननेसरी वायलेंस कर सकते हैं, अननेसरी। ये लोग ऐसे रैंडम वायलेंस नहीं करेंगे, बेमतलब किसी की जान नहीं लेंगे, बेमतलब किसी को नहीं मारेंगे। और हमेशा मीडिएशन की कोशिश करते हैं, बातचीत में ये हो जाए। एस्केलेशन अवॉइड करते हैं, वायलेंस को बढ़ाने से रोकते हैं। और कई डिकेड से दिस पैराडॉक्सिकल ऑर्डर meant द अंडरवर्ल्ड सप्रेस व्हाट माइट अदरवाइज हैव बीन डिसऑर्डर। ये कहते हैं कि इसके इनके ये उसूल है कि हम अननेसेसरी वायलेंस नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वजह से अंडरवर्ल्ड को दबा के रखे थे, नहीं तो बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाता। फिर पॉलिटिक्स ऑफ डिनायबिलिटी, ये क्या राजनीति क्या है इसमें? तो जापान ने काफी ये अनदेखा किया हुआ है इसको काफी सालों से। और पर काम कराते रहे लोग इनसे। जैसे अगर आपको कोई
डेवलपमेंट करना है कहीं, और वहाँ पे कई लोग ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गए, उसको क्लियर करना है। तो ये याकुजा के सिंडिकेट जल्दी क्लियर कर देंगे। और कुछ जो पब्लिक रिकॉर्ड से कुछ चीज़ों को हम नहीं कर सकते ऑफिशियली, उससे सिंडिकेट मदद कर देगा। और जो गवर्नमेंट के हाथ गंदे नहीं होंगे। अभी जैसे कहीं कुछ सेटलमेंट्स हो गए, उनको गवर्नमेंट उठाएगा तो वो अनपॉपुलर हो जाएगा, तो ये सिंडिकेट से ये काम करा लेते हैं। ये क्या है ये? तो कहते हैं ओपनली, ऐसा नहीं है कि ओपनली लोग इनके साथ ये करते हैं, गठबंधन करते, ओपनली नहीं करते हैं, पर म्यूचुअल कन्वीनियंस है। पॉलिटिशियंस, डेवलपर्स, एंटरटेनमेंट एजेंसीज बेनिफिटेड। पॉलिटिशियंस को फायदा है, काम भी हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, ऐसा कुछ है ना। तो अपने हाथ गंदे नहीं होंगे और इनसे करा लो। कुछ आपको ऐसे काम कराने हैं, डेवलप करने, बिल्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले को लैंड क्लियर करना है, तो इनसे करा लिया। एंटरटेनमेंट एजेंसीज, अभी हम मैं कह रहा था ना, हमारे यहाँ भी फिल्म वर्ल्ड में शायद सोचते हैं, कहते हैं, पता नहीं, तो कुछ तो है। तो देखिए सभी कंट्री में कॉमन डिनोमिनेटर्स काफ़ी है। इटाली का माफिया अमेरिका में गॉडफादर बन गया था, फिर पाकिस्तान में धुरंधर बना था। वो कहते हैं कि है भाई वहाँ लियारी बियारी कौन सा जगह है, अंडरवर्ल्ड, रहमान डकैत या क्या डकैत। तो जो भी है, ये इधर जापान में भी है, जो कि हम सोचते थे बड़ा पाया, और वो कहते वो बड़े आदर्शवादी ये हैं, अंडरग्राउंड, वायलेंस नहीं पसंद करते हैं। और एंटरटेनमेंट एजेंसीज में भी है, जैसे हमारे यहाँ भी मूवी एक्यूजा गेन लेजिटिमेसी, उनको धीरे धीरे लेजिटिमेट एक प्रकार से होगा, चलो भाई ऐसे दोस्त भी काम आते हैं, ये दोस्त तो नहीं ओपनली नहीं है पर काम आते हैं। और जब कोई स्कैंडल हो जाता है तब उनसे दूर हो जाते हैं पॉलिटिशियन, ये वो भी हम नहीं जानते। डिनायल डिसअवर। तो ऐसा मेरे को लगता है सभी जगह ऐसे हो रहा है, इंट वाले काफी कुछ पैटर्न ढूंढ लेते हैं, इंटेलिजेंस वाले। और ये डांस चलता रहा, कोरियोग्राफी, नो प्ले वे साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। खामोशी से ज्यादा कुछ समझ में आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक कहीं, एक कोई छोटे से दुकान में, रेलवे ट्रैक के बाजू में, जहाँ पे एक कोई, एक कुक से बात कर रहे थे, विजय नेगी, कुक हु हैव लिव्ड इन जापान फॉर 2 डिकेड्स। विजय नेगी तो इंडियन नाम लग रहा है। उनसे बात कर रहे थे, पर वो शायद जापान में 20 साल से था। वो विजय नेगी से जब बात किया, उन्होंने बताया कि इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देते हैं, धीरे से बोला, बट एवरीबॉडी नोज देम। ये एकूजा के जो अंडरवर्ल्ड है, ये दिखाई नहीं देते हैं पर सब उनके बारे में जानते हैं। तो और ये डार्क सूट में आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के, पोलाइट, बिल्कुल पोलाइट, इमेकुलेट। और पर जब कमरे में जाएंगे तो पूरा कमरे का वातावरण बदल जाता है। पुलिस इनको नहीं पकड़ता है। और ये ट्रैफिक भी क्लियर कर देते हैं, पाथ भी क्लियर कर देते हैं। समटाइम्स आई थिंक दे आर स्ट्रोंगर देन पॉलिटिशियंस। विजय कहता है कि ये कई बार राजनीतिक नेताओं से भी ज्यादा पावर है इनके पास। और ये भी करते हैं कि लोग क्या बात करेंगे और लोग को क्या भूल जाना चाहिए, तो ये डिसाइड करते हैं। अभी ये कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, ये डिक्लाइन हो रहा है, ये याकुजा का थोड़ा, या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। टुडे द ओल्ड याकुजा फेसेस एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन। अभी ये धीरे धीरे ये कॉम इनका कम हो रहा है।
क्रैकडाउन हो रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं इनके ऊपर। एंड इनके नंबर धीरे धीरे कम हो गए, पब्लिक भी थोड़ा ये। पहले एक जमाने में ये करीब 2 लाख करीब थे, 1,80,000, 1,80,000 थे 1950, मिड सेंचुरी 1950। तो पिछले 50 साल पहले, ये 50 साल पहले 1,80,000 का इनका ये था। फिर इनके बॉस भी बूढ़े उड़ गए, एजिंग बॉसेस। कभी कभी आता ना, एक पैरोडी आता, गब्बर सिंह बुड्ढा हो गया, तो इनका भी एजिंग बॉसेस। और नए लोग कम आ रहे हैं इनके सिंडिकेट में। सभी बिजनेस ऐसे हो रहे हैं, तो अंडरवर्ल्ड बिजनेस भी अभी नए रिक्रूट्स। पर ये एब्सेंस से पूरा साफ नहीं हो गया है। द डेंजर इज नॉट, अभी डेंजर ये है कि ऑर्गेनाइज क्राइम से फ्री हो जाएगा जापान, तो क्राइम लेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। साइबर गैंग्स देखा ना, वो साइबर स्कैम्स होते रहते हैं, फॉरेन सिंडिकेट्स आ जाएंगे। एनोनिमस नेटवर्क विथ नन ऑफ द ओल्ड कोड्स, दूसरे क्रिमिनल नेटवर्क्स आ जाएंगे जिनका इतना आदर्श नहीं रहेगा जितना कि याकुजा का था। ये आदर्शवादी थे, अननेसली वायलेंस नहीं करते थे, तो उनकी जगह वैक्यूम में ये आ जाएंगे। हंगरी, फ्लेक्सिबल एंड अनबाउंड बाय रिचुअल, इनका कोई, दूसरे गैंग जाएंगे उनके कुछ प्रिंसिपल्स नहीं रहेंगे, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। एक ऑर्गेनाइज्ड है वो रोक के रखता था, अब वो हटा दोगे तो दूसरे आ जाएंगे। जैसे अभी मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मेरे को आया कि जैसे हमारा गट बैक्टीरिया रहता है, बहुत सारे हम जो नुकसान नहीं करते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो गट बैक्टीरिया क्लियर हो जाता है, तो दूसरे बैक्टीरिया जो हानि वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं, या जो अच्छा काम कर रहे हैं गट बैक्टीरिया, वो काम हमारा बॉडी को नहीं मिलता है, तो बीमारियां के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमको गट बैक्टीरिया की जरूरत पड़ता है। तो ये जो एक्यूजा को हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो, अगर वो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो दूसरे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आ जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो देखिए ये डायनामिक्स, चाहे वो कीटाणु है या इंसान है, थोड़ा बैलेंस रहता है, हो जाता है, तो वो संतुलन रहने दो। और एक को अगर निकालोगे तो दूसरा, वही कह रहे हैं कि अभी एक्यूजा, ये वाले जो ऑर्गेनाइज क्राइम, जो जिनके पास उसूल वाले थे एक्यूजा, वो अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। सोसाइटी ऑफ क्वाइट कॉम्प्रोमाइजेस, तो ये जापान ऐसा कॉम्प्रोमाइज करता है। टू वॉक जापान स्ट्रीट इज काम, शांति। और वो शांति के नीचे इस टाइप के बैलेंसेस है, जैसे याकुजा को भी टॉलरेट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ऑर्डर है और उसके नीचे अंधकार है। लॉ, लॉ भी है और वो लॉ का टोड़ा भी जा रहा है, बेंडिंग। जैसे याकुजा को कोई पुलिस वाले ज्यादा तंग नहीं करते हैं, सेम भी है, शर्म भी है और वफादारी भी है, लॉयल्टी भी है। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। और ये कहते हैं एक्यूजा एक एबेरेशन नहीं है, ये मतलब एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्टेड थ्रू डिस्टॉर्शन, बाउंड बाय रिचुअल, लेयर्ड विथ एम्बिग्यूटी, इनहेबिटिंग द कल्चर अपीयरेंसेस ओवर कन्फ्रंटेशन। जापान का रिचुअल में ये एक्यूजा भी आ गया है, एम्बिग्यूटी भी है, भला भी है बुरा भी है, दोनों है। कल्चरल अपीयरेंस ओवर कन्फ्रंटेशन, आमना सामना हम नहीं कर रहे हैं, अपीयरेंस है, ठीक है। हीरो नहीं है वो, पर वो अजनबी भी नहीं है। जापान में कहते हैं जो अपवित्र है उसको भी रिचुअल में खामोशी के इसमें, उसको भी खामोशी में हमने रिचुअल बना लिया जापानीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, जो कि एंड समटाइम्स इन दैट साइलेंस, और यही खामोशी सिस्टम को चला के रखता है, यही खामोशी सिस्टम को चला के रखता है। कई बार खामोशी में भी काफी कुछ हो जाता है। अभी इसी के ऊपर इन्होंने एक जैसे है ना, इन्होंने थोड़े बहुत फिक्शन अपना बनाया है इसी थीम के ऊपर।
और बहुत ही कम शब्द में बहुत कुछ कन्वे करते हैं। ये रणदीप साहू जो ऑथर है, तो इसी के ऊपर जैसे अभी इन्होंने बताया याकुजा का धीरे धीरे कम हो रहा है, इनके गिनती कम हो रही है। और इसी के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी लिखा है इन्होंने, शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही शॉर्ट। तो फेडेड इंक ऑन स्किन, स्किन में जो ये टैटू है ये धुंधला हो रहा है। ब्लड एंड एस, खून और एस को क्या कहते हैं, राख। नॉट फैमिली। रेन राइट्स अदर नेम्स, पानी से दूसरे नाम लिखे जा रहे हैं बरसात में। तो ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। जो वो शायद ये भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ये तीन पंक्तियों में, कि पहले जैसे टाटू रहता था इनके इसमें, याकुजा में, तो उसमें वो टैटू का ये बड़ा धुंधला हो गया है, फेड हो गया है। और खून और राख एक तरफ, फैमिली एक तरफ, फैमिली से ये इनका जो फैमिली है सिंडिकेट। और रेन राइट्स अदर रेन, बरसात में ये सब धुल के फिर से नया जिंदगी शायद चालू हो रहा है, या नया कुछ आइडेंटिटी मिल रहा है इनके लोगों को। तो एक इन्होंने छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। ओसाका के बारे में लिखा है, ओसाका उनके यहाँ टाउन है। 3 दिन हैवी रेन हो रहा है ओसाका में, बहुत जोरों से। स्ट्रीट लाइट में पडल्स हो गए हैं, पानी जम गए चारों तरफ। और जो गलिया में पूरा पानी भर गया, नियॉन लाइट का चमक है। और इसके एक कोने में केंजी एक कैरेक्टर है, यंग मैन। वो खड़ा है, कॉलर उसका रेज है, सिगरेट उसके मुंह में है, एकदम सिगरेट मुंह में है। ये खुशी के लिए स्मोक नहीं करता था, ये इसलिए स्मोक करता था क्योंकि इसका पिताजी भी स्मोक करता था। सेम ब्रांड जो इसका पिताजी स्मोक करता था वही ब्रांड ये स्मोक करता है। और ऐसे ही खड़ा होता था दरवाजे के पास जैसे उसका पिताजी खड़ा, और ये धुआं भी खींच रहा है जो उसका पिताजी खींचता था। मतलब वो एक प्रकार से रिचुअल फॉलो कर रहा है, उस खुद से नहीं। इसका मैंने ये शायद दिखा रहा है कि जो भी वो कर रहा है वो उसका, जो इनका सिंडिकेट का था ना, कि ये फैमिली बिजनेस ही है, ये पिताजी किया है तो इसको करना ही पड़ेगा। केन चैन, एक किसी ने पुकारा उसको, काइतो सैन, मीट टायर बॉस, बाल्डिंग फेंटली। तो उसका जो कोई मिड टायर बॉस, उसके ऊपर कोई लीडर था, ये याकुजा का ही गैंग का कोई आदमी था, मिड टायर बॉस। क्विक जॉब टुनाइट, आज आपको जल्दी से निपटाना है, काम निपटाना है। कुछ काम दिया होगा उसको, कुछ क्लियर करने का, इनका जो अंडरवर्ल्ड का काम होगा। केंजी ने नोट किया, हाँ मुझे मालूम है। कुछ सवाल नहीं है, सवाल पूछने का ही नहीं रहता इनको। पर ये थोड़ा सोच रहा था। नाकाहारा बुक स्टोर, कोई बुक स्टोर का नाम बताया, नाकाहारा बुक स्टोर। और ये जो ओल्ड मैन वो बुक स्टोर चलाता है, उसने हमने हमको परेशान करके रखा है। हमने उसको समझाया पर उसको कुछ समझ नहीं आया। केंजी जवाब नहीं दिया, जिसको ये क्लियर करना था बुक स्टोर। और वो सिगरेट देखा राख में खत्म हो रहा है। नाकाहारा बुक स्टोर, रेलिक, बहुत पुराना बुक स्टोर था। विंडोज में फॉग जमा हुआ था, हैंड हाथ से लिखे हुए ये थे पोस्टर। और जो धूल था वो कुछ किताबों से भी पुराने थे, आजकल पढ़ते नहीं है ये किताब कोई। जिंजर कैट ग्रीटेड हिम फर्स्ट, एक कोई कैट आया, बिल्ली, काउंटर में एक कॉमा जैसे बैठा था, जैसे कॉमा ऐसा ना। फिर वो देन द मैन, वो बुक स्टोर का जो ओल्ड मैन है वो आया सामने। लेट 60, 60 साल के ऊपर उम्र था, चश्मा पहना था। मुसासी, मुसासी नाम था।
ओपन इन दी हाफ लाइट, वी आर क्लोज्ड, ही मटर, हम अभी की दुकान बंद हो गया है। बुक का दुकान था, बुक स्टोर था। केंजी थोड़ा हेजिटेट किया, थोड़ा सा उसको याद में कुछ ये हुआ। यू न्यू साकामोटो हिरोशी, आप क्या साकामोटो हिरोशी को जानते थे, ये उसने पूछा। कुछ उसको याद आया, ये बुक स्टोर से ये बुड्ढे को देखा, उसको कुछ याददाश्त आया, तो उसने पूछा बुड्ढे से कि आपने किसी को जानते थे इसको, साकामोट। आदमी ऊपर देखा बुड्ढे ने, रुका, थोड़ा सा उसको झलक लगा पहचान का, बोला अच्छा तुम उनके लड़के हो क्या। देखिए वो अपने पिताजी के बारे में पूछ रहा था ओल्ड मैन से कि, ओवल ओल्ड मैन समझ गया कि ये शायद उसका लड़का है, शक्ल मिलता होगा थोड़ा। तो केंजी इनसाइड फोल्डेड लाइक पेपर इन फ्लेम, वो केंजी का अंदर पूरा मरोड़ आ गया, मतलब वो नर्वस हो गया, एक भावना से जाग गए उसके, जैसे कागज फ्लेम में ऐसा हो जाता है। जो कि 10 मिनट का काम था, उसको बुक स्टोर खाली कराना था। जैसे है ना, ये रियल एस्टेट वाले ये लोगों को इस्तेमाल करते, कुछ ये क्लियर करना होता है। तो 10 मिनट का काम पूरा खिंच गया। चाय, टी वॉज पोर्ड, चाय वगैरह चालू हो गया। इंसेंस बर्न्ड, वो जो कैंडल वैंडल बर्न करते हैं। ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी, हिरोशी के बारे में बात करने लगा, इसके पिताजी के बारे में, जो कि क्वाइट था, शांति, शांत रहता था, कन्फ्लिक्ट में रहता था। कहता उसका पिताजी, आपका पिताजी शांत था, आपका पिताजी कन्फ्लिक्ट था, और आपका पिताजी ने सिंडिकेट छोड़ने की कोशिश की थी, ये बता रहा है बुक स्टोर वाला। और वो लेखक था नाका हराने का, पर इतना भी अच्छा लेखक नहीं था कि उसका बहुत फेमस हो। सिंडिकेट को तो लोहा चाहिए था, और आपका पिताजी उसको कागज ऑफर कर रहा था, लेख। लेख का उनको क्या मतलब है सिंडिकेट से, मतलब मिसफिट, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आपका पिताजी मिसफिट था। केंजी जो लड़का था बेचारा, जिसको कि ये काम करने के लिए दिया था, वो अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जो हाथ, कई हाथ के टोड़े हैं, कई कमांड फॉलो किए हैं, कई ऑपरेशंस किए हैं। ऑपरेशन मतलब ये जो भी क्लियर करने का, जो सिंडिकेट ने काम दिए हैं। और पूछा उसके पिताजी, ओल्ड मैन से, लाइब्रेरी के ओनर से पूछा कि कभी हमारे पिताजी के सफल हुए थे। तो वो लाइब्रेरी वाले आदमी ने बोला, बुक स्टोर वाले आदमी ने बोला, नहीं, वो जापान छोड़ के चले गए थे, जापान छोड़ के चले गए थे। तो फिर सडनली कोई जिंगल है, घंटी बजता है, फिर कोई एक लड़की आती है, यंग लड़की, अम्ब्रेला, छाता लेके। और वो जैसे ही वो देखती है केंजी को, इस युवक को, वो बिल्कुल चौंक जाती है कि केंजी। फिर उसके बाद में वो बात करती उसको, उससे पीछे, नियर द बैक, जब ये उठ के जाता है, वो लड़की पकड़ती है उसको। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, वो लड़की बोलती है, सबको मालूम है तुम कौन हो, आपका बारे में सबको मालूम है। वो लड़का कहता है, मैं वही करता हूँ जो मेरे को आदेश मिलता है। वो लड़की पूछती है कि क्या वही सब कुछ है क्या, और उसके छाती में हाथ रख के बोलती है, छाती में हाथ रखती है जैसे कि कोई हार्ट बीट ढूंढ रही है जो खो गया। देखिए ये ऐसे वर्ड यूज किए उन्हें, लॉस्ट हार्ट बीट। कहती है कि मैं उन लोगों को जोड़ती हूँ जिनको आप तोड़ते हो, और आप अपना जो इनहेरिटेंस है, आपको जो मिला है इनहेरिटेंस में, अपने आइडेंटिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करो। मतलब वो बता रहे कि आप खुद को ढूंढो,
जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, वो सिगरेट पीता है क्योंकि उसके पिताजी सिगरेट पीते थे, वो ऐसे खड़ा होता पीता है, उसको खुद अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा, मतलब वो जो उसको इनहेरिट किया उसने, जो हासिल किया अपने फैमिली से। तो वो लड़की बोलती है कि अपना वो इनहेरिटेंस जिसको आप पाए हो, उसको आप अपना अस्तित्व से नहीं कंफ्यूज करो, आप अपना अस्तित्व खुद ढूंढो। तो उसके पैर थोड़ी देर बाद जो गली है, ये बुक स्टोर के पीछे, नाकाहारा बुक स्टोर, फिर से उसका घंटी बजता है, उसका मोबाइल या क्या, उधर से आवाज आता है कि क्या काम हो गया आपका। वो देखता है, बंद दरवाजा, नहीं काम अभी तक नहीं हुआ। वो दुखी हो जाता जिसने उससे पूछा था, पक्का नहीं हुआ काम। फिर ये बोलता है, अपना सिगरेट गटर में फेंकता है, बोलता है वो छोड़ने दो, जाने दो, ओल्ड मैन को तंग नहीं करना चाहिए। उधर से आवाज आता है कि आपका फ्यूनरल, आप समझ लो ये आपका मौत है, क्योंकि सिंडिकेट उसको छोड़ेगा नहीं अगर आपने पूरा काम नहीं किया तो। और उसी रात, अगले में अगला पैराग्राफ लिखते हैं, उस रात को ये गायब हो गया, केंजी वैनिस्ड। इसका पिताजी भी गायब हो गया था जापान छोड़ के, ये वैनिश। उसका अपार्टमेंट बिक गया, उसका नाम सब इरेज हो गया, भूल गए सब। विस्पर सर्किट से नाम, अफवाह से उसका नाम गायब हो गया। 3 महीने बाद आया आया वही लड़की है जिसने इससे सवाल किए थे कि आप, और बोला था कि आप अपने आप को ढूंढो आप। तो उसके पास एक पैकेज आता है, कोई पार्सल आता है जिसका कोई रिटर्न एड्रेस नहीं रहता, और उसके अंदर एक नोटबुक रहता है जो कि पोइट्री से भरा रहता है, हाईक्यू लिखा है, हाईक्यू जापान, कोई छोटे छोटे पोएम्स को कहते हैं हाईक्यू। और एक पेज में एक सिगरेट बर्न रहता है, जैसे सिगरेट को बुझाया है एक पेज में, जैसे उसने एक प्रकार से अपना पुराना जिंदगी बंद कर दिया। और हेलोड द वर्ड्स, उसके चारों तरफ वर्ड्स थे। द बुक स्टोर क्लोज्ड फॉर रेन, जो बुक स्टोर है वो पानी में बंद था, पानी गिर रहा था इसलिए बंद था। पर हमने दरवाजा खोल के रखा, फॉर द बॉय आई वॉज, मतलब हालांकि हमने जो बुक स्टोर का दरवाजा खोल के रखा, हम, आई वॉज, एक समय ऐसा था कि मैं इस दरवाजे में आ सकता था, हमने खोल के रखा, मतलब वापिस जाने का, तो सिविलाइज, मैंने सिविलाइज सोसाइटी में है। ऐसा मैं इंटरप्रेट कर रहा, इनका राइटिंग भी काफ़ी कम वर्ड्स यूज़ किए, आपको खुद सोचना है क्या बोलना चाहते हैं, पर हम अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। वो मुस्कुराती है हल्के से। और दूसरा कोई अभी बताया उन्होंने अगला पैराग्राफ में, ओकिनावा, ओकिनावा कोई दूसरा टाउन है जापान में, काफ़ी दूर, फार फ्रॉम सिंडिकेट्स गेस, सिंडिकेट से काफ़ी दूर। अ मैन विथ नो टैटू स्पोर्ट टी अंडर अ फॉल्स नेम, अपना नाम भी उसने चेंज कर दिया, एक आदमी जो कि टैटू भी उसके मिट गए सब। ही स्टिल स्मोक्ड, कभी कभी स्मोक करता था, अभी सेंटिमेंट से नहीं, अभी उसको हैबिट्स। तो एक्यूजा वर्ल्ड जो है, जो सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड है इनका, ये एक इनहेरिटेंस है, आपको जो मिलता है, जैसे संपत्ति मिलता है, ये आपका इनहेरिटेंस है। ये आपका कार्व किया जाता है, आपका पत्थर की लकीर जैसे आपके फ्लैश में, आपके स्किन में कार्व है, खामोशी में, लोहे में, और लीनियज में, पूरा हियार्की है। आपका पिताजी था तो आपको भी ये काम करना, फिर आपके लड़कों को भी ये करना, ये ऐसा बता रहे हैं। कहते हैं पर इसमें भी रास्ते हैं निकलने के, पतले रास्ते हैं, महंगे रास्ते हैं, छुपे हुए रास्ते हैं, बरसात में छुपे हुए रास्ते, क्योंकि ये बरसात में गायब हो गया था जब हैवी रेन। रिडेम्पशन डज नॉट रोर, रिडेम्पशन जो आप अपना
कुछ चीज छोड़ के नया ये कर रहे हो उसको। इट इज अ बुक स्टोर लेफ्ट अनलॉक्ड, एक खुला दरवाजा है। जोर से आवाज नहीं आता है, खुला दरवाजा है। सिगरेट स्टब आउट बिफोर इस टाइम, बुझाया हुआ सिगरेट है जो कि पूरा खत्म होने के पहले ही आपने बुझा दिया। वो उसका सिंबॉलिक था कि आधा पी के उसने बुझा दिया उस नोटबुक में। अपना एक जिंदगी फॉलो कर रहा था, वो पूरा सिगरेट जैसे खत्म नहीं करके बुझा दिया। अ नेम इरेज फ्रॉम लेजर्स बट रिमेम्बर्ड क्वाइटली बाय द मैन। तो उसका नाम तो मिट गया सिंडिकेट से, पर उसको जिसका था उसको थोड़ा याद है। कंपाई देन टू द ones who choose the exit and to those who wait by the door. कंपाई देन, गुड लक, जो एग्जिट की तरफ चले जाए और दरवाजा खोल के रखे बाकी लोगों को भी निकलने के लिए। तो ये ऑथर ने अपने कुछ भाव प्रकट किए हैं ऑन ट्विन इकोस। याकुजा ऑफर हिस्ट्री रिचुअल एंड पैराडॉक्स। याकुजा एक ऐतिहासिक ये है, इतिहास है, रिचुअल है, इनके परंपरा है, और पैराडॉक्स है, क्वेश्चन मार्क। हाउ जापान अंडरवर्ल्ड, जापान का जो अंडरवर्ल्ड है सोसाइटी के बिल्कुल बाहर नहीं है, बट सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, खामोशी में और अंधेरे में। बाकी जगह भी ऐसे ही है शायद। द हॉट सिगरेट बर्न्स ऑन कोल्ड स्किन, गरम सिगरेट कोल्ड स्किन में बर्न करता है। रिफ्रैक्ट्स दैट ऐसे थ्रू केंजी, ये जो स्टोरी लिखा है उसका टाइटल है हॉट सिगरेट बर्न ऑन कोल्ड स्किन। वो केंजी जो लड़का है, सन प्रेस्ड इनटू इनहेरिटेंस, वो लड़का है वो इनहेरिट किया अपने पिताजी का जो है, हुज रिबेलियन, वो क्रांति कर गया, रिफ्यूज किया उसने अपना, युद्ध नहीं किया, साइलेंट रिफ्यूजर। हिज एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, उसने आदेश नहीं माना, becomes a meditation on whether dignity can survive defection, कि ऐसे आदेश नहीं मानना में भी एक डिग्निटी है, और वो डिग्निटी बरकरार है। डिफेक्ट हो गया, वो छोड़ दिया गैंग छोड़ के और कहीं जाके बस गया। टुगेदर, दोनों ऐसे पहले जो बताए थे याकुजा के बारे में, और जो कहानी जापान का पैराडॉक्स बताता है। पैराडॉक्स मतलब एक ब्लैक एंड वाइट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऑर्डर कोएग्जिस्टिंग विथ डिवियंस, एक तरफ ऑर्डर है और एक तरफ डिसऑर्डर भी है। लॉयल्टी विथ डिनायल, एक तरफ लॉयल्टी भी है जो सिंडिकेट का, और एक तरफ ये लड़के ने डिनायल भी कर दिया। इसीलिए शायद इनका याकुजा का भी कम हो रहे हैं। तो इफ द ऐसे एक्सप्लेन्स हाउ द रिचुअल सस्टेन साइलेंस, खामोशी को बरकरार रखता है। द स्टोरी रिवील्स हाउ अ सिंगल साइलेंस, एक खामोशी, चूजिंग नॉट टू ओबे, हम उपदेश को आदेश को नहीं मानते हैं, एक क्रांति बन सकता है। चूजिंग नॉट टू ओबे, जैसे गांधी जी ने भी किया था, डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस। इवन इन अ वर्ल्ड बाउंड बाय स्कार्स एंड कोर्स, एग्जिट्स एग्जिस्ट, निकलने का रास्ता हमेशा रहता है। दे आर स्मॉल, छोटे रास्ते होते हैं, पानी से भीगा हुआ रहता है, और वेंजेंस से नहीं, मतलब बदले से नहीं, बट रिकग्निशन से। आपको समझ होना चाहिए कहाँ पे रास्ते हैं निकलने के, तभी आप निकल सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, इनका फिलोसफी भी थोड़ा डिफिकल्ट है, हमने कोशिश तो किया है। तो ये अंडरवर्ल्ड, और ये गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, और बैड में भी गुड है, कुछ कुछ बैड बैड है, जैसे अनऑर्गेनाइज क्राइम है, और ये कह रहे ऑर्गेनाइज क्राइम थोड़ा
अनऑर्गेनाइज से तो अच्छा है, और अनऑर्गेनाइज को चेक में रखता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हमारे गट में इतने कीटाणु रहते हैं, हम सब कीटाणु से डरते हैं, पर ये ऑर्गेनाइज कीटाणु है, हमारे लिए लाभदायक है। अगर ये ऑर्गेनाइज कीटाणु को हटा दो हमारे गट से, स्किन से, पूरे इससे इम्बैलेंस हो जाएगा, और जो कि अपॉर्चुनिस्टिक कीटाणु होते हैं जो मौके देखते हैं, वो फिर हमको बीमारी कर देते हैं। तो ये शायद ऐसा ह्यूमन का भी शायद ऐसा बैलेंस है, एक सोचने वाला बात है। ये ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है, ये हम वहीं छोड़ देंगे, जैसे अभी महसूस करने वाली बात है ये हम भी। तो आज हम इतना ही बताते हैं, धन्यवाद।